नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे रानी चेन्नम्मा के बारे में। इनका जन्म 1778 में हुआ था और ये 1829 में इनकी मृत्यु हो गई थी। खबर ये है कि हाल ही में इनके 200वें एनिवर्सरी के दिन पे पोस्टेज स्टैम्प जारी किया गया है। 23 अक्टूबर 1824 में इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक युद्ध जीता था। इनका जो जन्म है आपको वर्तमान में कर्नाटक के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये आपको कित्तूर की महारानी थी। इनके हस्बैंड की मृत्यु के बाद इन्होंने एक बेटे को एडॉप्ट किया था जिनका नाम था शिवलिंगप्पा, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको राजा की उपाधि देने से मना कर दिया था और इनका जो राज्यपाठ था उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था, जिसके वजह से ये उग्र हो गई थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं एमडीडी के बारे में। तो एमडीडी क्या है? हाल ही में एक स्टडी आई है जिसमें कहा गया है कि 77% जो बच्चे हैं भारत में उनमें एमडीडी की कमी पाई गई है, देखी गई है। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि एमडीडी जो है उनसे ग्रसित बच्चे भारत में ज़्यादा हैं। एमडीडी का मतलब होता है मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, न्यूनतम खाद्य विविधता होता है। इसमें क्या है कि जब किसी डाइट में 5 और उससे ज़्यादा 8 फ्रूट ग्रेन ग्रुप को शामिल किया जाता है तो उसको एमडीडी कहा जाता है। इसमें आपको ब्रेस्ट मिल्क, जैसे आपको दूध हो गया, ग्रेन हो गया, लेग्यूम्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्लैश फूड्स हो गया, एग्स हो गया, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो गए, तो ये शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के फूड में 5 से कम शामिल हैं, यानी कि इस ग्रुप के 5 फूड डाइटरी से कम शामिल हैं तो उनको जो है मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी फेलियर कहा जाएगा, यानी कि एमडीडीएफ की श्रेणी में रखा जाएगा। और भारत के संबंध में कहा गया है कि भारत की जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो ज़्यादा है सेंट्रल रीजन में, यानी कि पार्टिकुलरली जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में लगभग 80% जो बच्चे होते हैं वो एमडीडीएफ के शिकार होते हैं, यानी उनको 5 से ज़्यादा फूड ग्रेन्स 5 से कम फूड ग्रेन्स का कम्बिनेशन मिलता है डाइट्री में उनको। एज इम्पैक्ट होता है इससे। चिल्ड्रेन जो हैं 6 से 11 मंथ्स के बच्चे जो हैं वो 87% अफेक्टेड हैं यंगर एज से के मुकाबले। वल्नरेबल सेक्शन की बात की जाए तो ओबीसी सेक्शन जो है 79% इफेक्टेड है। उसके बाद 77% एससी और 76% आपको एसटी है। इसमें सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो अशिक्षा है। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि डाइट न्यूट्रिशन क्या होता है, इसलिए वो डाइट डिफिशियंसी का शिकार हैं। इसके बाद अगर बात की जाए कि भारत के द्वारा मल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण को दूर करने के लिए किन किन योजनाओं को चलाया गया है, तो सबसे पहले पोषण अभियान भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें आपको न्यूट्रिशन अवेयरनेस चलाया जाता है जिसमें जन आंदोलन टारगेट किया जाता है। सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन को, जो माता हैं जो बच्चे दूध पिलाती हैं उनको टारगेट किया जाता है। लैक्टेटिंग मदर्स और छोटे छोटे बच्चों को टारगेट किया जाता है। राष्ट्रीय पोषण माह शुरू किया गया है, हाईलाइट किया जाता है, कोलैबोरेट किया जाता है सभी मिनिस्ट्री के साथ और इंगेज किया जाता है कम्युनिटीज़ को। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, तो आईसीडीएस में आपको पोषण युक्त भोजन दिया जाता है। उसके अलावा बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उनको
सप्लीमेंट दिया जाता है ताकि उनका जो पोषण है वो प्रॉपर रूप से सुनिश्चित हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं वेंचर कैपिटल फंड के बारे में। तो वेंचर कैपिटल फंड जो है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड क्रिएट किया गया है, जो कि स्पेस सेक्टर के लिए इसको रिलीज किया गया है और ये आपको इन स्पेस प्रोग्राम के तहत इसको यूटिलाइज किया जाएगा। वेंचर कैपिटल फंड जो है स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग होता है, जो कि इन्वेस्ट किया जाएगा अर्ली स्टेज स्टार्टअप पे, जो कि जिसमें हाई स्टेज ग्रोथ पोटेंशियल मौजूद हो। इसका जो मेन उद्देश्य है, प्रपोज फंड जो है आपको यूज किया जाएगा स्पेस सप्लाई चेन को बूस्ट करने के लिए, अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो जो भी स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनके आइडियाज़ में काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है, उनको सरकार जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देगी 5 साल में। अगले 5 साल में सरकार जो है प्रति साल 150 से 250 करोड़ प्रति वर्ष रिलीज करेगी और प्रत्येक स्टार्टअप में 10 से 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। एक साल में कम से कम 40 स्टार्टअप को टारगेट किया जाएगा और उनको ग्रोथ के लिए मौका दिया जाएगा, उनको वेंचर कैपिटल प्रोवाइड कराया जाएगा। इस फंड का जो मुख्य उद्देश्य है, भारत के स्पेस इकोनॉमिक्स को बूस्ट करना है। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है कैपिटल इन्फ्यूजन का है। मल्टीपल जो पूंजी है स्पेस सेक्टर में उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, एडिशनल फंड उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप सीड फंड स्टार्टअप को प्रोवाइड किया जाएगा तो उनमें उनके पोटेंशियल में ग्रोथ आएगा और वो मार्केट से और सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। एक्सेलरेट प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री ग्रोथ, इसमें प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्री को मौका मिलेगा और 5 फोल्डेड एक्सपेंशन को मौका मिलेगा ताकि इंडियन स्पेस इकोनॉमी जो है अगले 10 सालों में 2 गुना हो सके, 3 गुना हो सके। इसमें ड्राइव इन एडवांसमेंट की बात की गई है, स्पेस टेक्नोलॉजी और उनको स्ट्रेंथिंग किया जाएगा और भारत के लीडरशिप को प्राइवेट सेक्टर के थ्रू बढ़ाया जाएगा। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, स्पेस सेक्टर में जो भी कंपनी है, डोमिसाइल कंपनी है, जो भारत की कंपनी है और वो भारत में उनको पहले जो मौका नहीं मिलता था स्पेस सेक्टर में या सरकार उनको मदद नहीं करती थी, तो वो उन सारी कंपनियों को भी भारत में काम करने का मौका मिलेगा, उनको फंड मिलेगा, तो वो भारत में काम करेंगी और भारत में ग्रोथ करेंगी। तो भारत का रिसर्च जो हब है वो क्रिएट होगा, भारत का स्पेस कंपनी क्रिएट होगा, डोमिसाइल इंडियन कंपनी क्रिएट होगी, जॉब जनरेट होगा इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डाटा एनालिसिस में, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि में। वाइब्रेंट इनोवेशन इकोसिस्टम क्रिएट होगा और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में भारत का स्थान जो है वो बढ़ेगा। भारत के अगर स्पेस सेक्टर की बात की जाए तो वर्ल्ड में 5वां स्थान है और ये ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का 2 से 3% एक्वायर करते हैं। भारत का जो स्पेस सेक्टर का करंट वैल्यूएशन है वो 8.4 बिलियन है और आने वाले 10 सालों में 23 है 2033 तक इसको 44 बिलियन तक पहुंचाने का जो है टारगेट रखा गया है, 44 बिलियन तक, यानी कि 8.4 बिलियन है, इसको 44 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो कि इस प्रोग्राम को वेंचर कैपिटल को लीड करेगा, इसी के द्वारा इसको लागू किया जाएगा। इन स्पेस इसको बोला जाता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये एक सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है। इसका जो काम है, फंक्शन एज ए ऑटोनोमस एजेंसी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है। इट एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन इसरो एंड नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज टू फैसिलिटेट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो इनका जो मुख्य काम है वो इसरो और
नॉन गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, यानी कि जिसमें प्राइवेट कंपनी आ गया, जो भी इन्वेस्ट करने वाले चीज़ें आ गई, स्टार्टअप्स आ गए, तो उनको ये क्या करते हैं कि इसरो से कनेक्ट करते हैं, इसरो के प्रोजेक्ट्स में उनको काम दिलवाते हैं, और इसरो के प्रोजेक्ट्स पे काम दिलवाते हैं ताकि स्पेस सेक्टर को और इनिशिएट किया जा सके। इट ऑथराइज एंड सुपरवाइजेज वेरियस स्पेस एक्टिविटीज लाइक बिल्डिंग लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट, शेयरिंग स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। इनिशिएटिव बाय प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन स्पेस सेक्टर की बात की जाए तो पहला फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च व्हीकल जिसको विक्रम 1 नाम दिया गया था, डेवलप किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विक्रम 1 जो कि फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च व्हीकल है उसको डेवलप किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राम पंचायत लेवल वेदर फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव के बारे में। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ग्राम पंचायतों में जो वेदर फॉरकास्टिंग के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको इंस्टॉल किया जाएगा इस इनिशिएटिव के तहत, और ग्राम पंचायतों में वेदर फॉरकास्टिंग के सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, जो लॉसेज होती हैं, आपको जान माल की हानि होती है, उसके बाद से फसलों की हानि होती है, तो उसको काफ़ी कम किया जा सकता है। इसमें आपको ये फर्स्ट टाइम लोकल वेदर फोरकास्ट को इनिशिएट किया गया है जो कि ग्राम पंचायत लेवल पे ये अवेलेबल रहेगा। इसमें सबसे पहले आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसमें सेंसर कवरेज करेगा। इसमें 2 मंत्रालय शामिल हैं, सबसे पहले पंचायती राज मंत्रालय, आईएमडी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो ये 3 इन जो संस्थाएं हैं मिलके एक साथ काम करेंगी। इसके तहत सबसे पहले 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले टेम्परेचर, वाइंड स्पीड, कलर कवर, रेनफॉल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में डाटा इकट्ठा किया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा, जैसे ई ग्राम स्वराज का यूज किया जाएगा, ग्राम मानचित्र और मेरी पंचायत के थ्रू डिलीवर 5 डे एंड आवरली वेदर फॉरकास्ट। अगर कोई भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन उत्पन्न हो रहा है तो 5 दिन पहले और 1 घंटा पहले जो है उनको डाटा उपलब्ध कराया जाएगा कि इस लोकेशन पे इतना सारा जो है इस मौसम का अनुमान है और आप सतर्क हो जाइए। एसएमएस अलर्ट जो है पंचायत रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाएगा, जिसमें साइक्लोन, हैवी रेनफॉल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इमिशन गैप रिपोर्ट 2024 के बारे में। तो इस रिपोर्ट को यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है प्रत्येक साल। रिपोर्ट जो है वो फोकस होता है ग्लोबल इमिशन ट्रेंड्स, मतलब जो कार्बन का इमिशन होता है प्रदूषण को, उसके बारे में फ्यूचर प्रोजेक्शन ये प्रोजेक्शन करता है कि भविष्य में इसकी क्या जो इमिशन का चांस है वो कैसे है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट एनडीसी टू अचीव लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था कि 1.5 के टेम्परेचर को अचीव करना है। उसके लिए जो भी मेजर्स हैं, जैसे इनके द्वारा जो ऑब्जर्वेशन की गई है उसमें कहा गया है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो आपको सबसे हाई लेवल पे पहुंच गया है 57 गीगा टन कार्बन इमिशन जो है आपको 2023 में, जिससे 1.3% इंक्रीज ऑफ 2022। मतलब जितना 2022 में कार्बन इमिशन हुआ था उसमें 1.3% का इंक्रीमेंट हुआ है। CO2 में भारत का जो रैंक है भारत का तीसरा रैंक है इन टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन विथ 4140 मैट्रिक CO2 कंपेयर टू चाइना फर्स्ट और यूएसए। तो सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन कौन करता है, तो चाइना, और उसके बाद यूएसए। भारत का जो तीसरा रैंक है इसमें याद रखिएगा कि भारत का इमिशन गैप रिपोर्ट में तीसरा स्थान है, चाइना फर्स्ट, यूएसए दूसरा। इसके बाद लार्ज डिस्पैरिटी इन करेंट एंड हिस्टोरिक
ग्रीन हाउस गैस इमिशन की बात की गई है कि जो 6 लार्जेस्ट GHG इमिटर हैं अकाउंटेड 63% ऑफ द ग्लोबल इमिशन। तो टोटल 6 देश के द्वारा विश्व के टोटल कार्बन इमिशन का 63% जो है किया जाता है इमिशन। लीस्ट डेवलप कंट्री जो होते हैं वो सिर्फ 3% इमिशन करते हैं। लीस्ट डेवलप कंट्री के पास कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, तो उनके पास कार्बन इमिशन ही नहीं होता है, और सिर्फ 6 देश मिलकर 63% रिक्वायर करते हैं। सिमिलरली इंडियाज हिस्टोरिकल कार्बन इमिशंस आर मच लोअर। भारत 1850 से 2022 तक बहुत कम करता था। चाइना जो है 300 गीगा टन और यूएस जो है 527 गीगा टन कर चुका है। भारत मात्र 83 गीगा टन किया है। मिसिंग एनडीसी टारगेट, एडॉप्शन ऑफ मोर stringent policy in required across countries to achieve NDC target by 30। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर आपको 2030 तक के कार्बन के इमिशन के टारगेट को पूरा करना है तो आपको बहुत सारे मेजर्स और पॉलिसीज अपनानी होंगी ताकि कार्बन की इमिशन को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसके बाद इन्होंने कहा है, रिकमेंडेशन दिया है कि फॉर लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5% डिग्री सेल्सियस, तो 1.5 डिग्री तक से आपको कम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए नेशन मस्ट कलेक्टिवली कमिट टू कट 42% ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस इमिशन बाय 2030 एंड 57% बाय 2035 टू इन नेक्स्ट NDC। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि अगर आपको टारगेट को पूरा करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस के टारगेट को, तो 42% एनुअली रूप से आपको ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करना पड़ेगा 2030 तक, और 57% 2035 तक कम करना पड़ेगा। NDC मस्ट इंक्लूड ऑल गैसेज लिस्टेड इन क्योटो प्रोटोकॉल में जो भी गैस लिस्टेड हैं उन सब को इसमें कवर किया जाएगा। इसके अलावा इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी एंड वाइंड एनर्जी को डिलीवर 38% ऑफ टोटल इमिशन रिडक्शन पोटेंशियल इन 35। तो कार्बन इमिशन को कम करने के लिए आपको जो मेथड्स इन्होंने बताया है कि फोटोवोल्टिक्स टेक्नोलॉजी, यानी कि आप सोलर पैनल का यूज कीजिए, वाइंड एनर्जी का यूज कीजिए, तो ये 38% पोटेंशियल है कि आप इसको जो इमिशन है उसको घटा सकते हैं सिर्फ इन दोनों पॉलिसीज को अपना के। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में। तो हाल ही में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था और कजान में जो कजान डिक्लेरेशन था उसमें ब्रिक्स के सम्मेलन में जो कजान डिक्लेरेशन दिया गया उसमें ब्रिक्स सदस्यों के द्वारा इस बात का खंडन किया गया, रिजेक्ट किया गया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को रिजेक्ट किया गया। ये CBAM जो है आपको यूरोपीय यूनियन के द्वारा एक पॉलिसी लाई गई थी और इसमें कहा गया था कि कार्बन टैक्स जो है इंपोर्ट किया जो लगाया जाएगा, जो भी इंपोर्ट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंट्री विथ लेस स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसी, तो उस देश के प्रोडक्ट्स पे कार्बन टैक्स लगाया जाएगा जिस देश में कार्बन इमिशन से प्रोडक्ट को उत्पादित किया जाता है। और इससे सबसे ज़्यादा है कार्बन बॉर्डर टैक्स एम टू प्रिवेंट कंपनी शिफ्टिंग प्रोडक्शन टू लेस रेगुलेटेड कंट्री। जो कम रेगुलेटेड कंट्री हैं उनसे शिफ्ट करने के लिए ये आपको कार्बन बॉर्डर टैक्स को इन्होंने बनाया है। CBM जो है आपको 2023 में इम्प्लीमेंट किया गया था, ट्रांजिशनल फेज में है, फुल इन्फोर्समेंट जो है 2026 से होगा। भारत कहता है कि इससे क्या है कि हमारे और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो भी व्यापारिक संबंध है उसमें एक और बैरियर क्रिएट हो जाएगा। इनका एक नियम आ जाएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कार्बन इमिशन के पॉलिसी को सर्व नहीं करता है तो हम आपके प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। तो ये आपको एक ट्रेड बैरियर के रूप में काम करेगा। CBM टैक्स बर्डन जो है आपको
इंडिया के जीडीपी पे 0.05% बर्डन करेगा, जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स के बारे में। तो मर्मोगुआ पोर्ट अथॉरिटी को इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स में रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म के रूप में, और इनको इंसेंटिव प्रोवाइडर का दर्जा दिया गया है। इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स रिपोर्ट जो है आपको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। हार्बर जो ये आपको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स के द्वारा 2011 से जारी किया जाता है। इट आइडेंटिफाइज शिप्स दैट परफॉर्म बेटर इन रिड्यूसिंग एयर इमिशन देन रिक्वायर्ड बाय करंट इमिशन स्टैंडर्ड ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उस पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं जिनके द्वारा जो एयर इमिशन है उनको बहुत मिनिमम किया जाता है, कार्बन इमिशन कम किया जाता है, उनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं। तो भारत के मर्मोगुआ पोर्ट को इन्होंने रिकॉग्नाइजेशन दिया है। मर्मोगुआ पोर्ट की बात की जाए तो ये मेजर पोर्ट है जो कि गोवा में लोकेटेड है। भारत का पहला पोर्ट है जो कि ग्रीन शिप इंसेंटिव को इन्होंने लॉन्च किया है। ग्रीन हरित श्रेय स्कीम 2023 में इन्होंने लॉन्च किया। इंसेंटिवाइज शिप्स विथ फेवरेबल ESI सोर्सेज एंड इट एम्स टुवर्ड डीकार्बनाइजेशन एंड ग्रीन शिपिंग। तो 2023 में इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से जो भी शिप्स जाएंगी वो उसमें कार्बन इमिशन जो है वो न्यूट्रल होगा। तो इस प्रोजेक्ट स्कीम की वजह से इनको रिकॉग्नाइजेशन मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं बिहटा ड्राई पोर्ट के बारे में। तो बिहार का फर्स्ट ड्राई पोर्ट जिसका इनलैंड कंटेनर डिपोट जिसको बोला जा रहा है, इसका उद्घाटन पटना के बिहटा में किया गया है। ड्राई पोर्ट्स प्रोवाइड कराता है लॉजिस्टिक फैसिलिटी जो कि आपको सी पोर्ट से दूर होता है, एयरपोर्ट्स से दूर होता है और कार्गो हैंडलिंग के लिए बनाया जाता है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी सामान को शिप करना है ट्रेन से, तो उसके लिए इसको बनाया जाता है। इसका जो महत्व है, इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाएगा, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट को मेनली मुख्य रूप से इसमें गारमेंट हो गया, लेदर प्रोडक्ट्स हो गया जो कि बिहार में उत्पादित हो रहे हैं। तो अभी वर्तमान में क्या है कि बिहार सरकार बिहार में इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी एफर्ट लगा रही है और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो सुधर रही हैं। बिहार में भी बहुत सारी क्लस्टर बेस्ड फैक्ट्रियाँ जो हैं वो स्टार्ट हुई हैं और उनके द्वारा जो है प्रोडक्ट किया जा रहा है। तो उनको जब वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए बिहटा में बिहार सरकार के द्वारा ड्राई पोर्ट का निर्माण किया गया है कि वो डायरेक्ट वहाँ अपना सामान जो है भेजें और वहाँ से वो जिस देश में भेजना चाहते हैं वहाँ से शिपिंग हो जाएगा। इम्प्रूव लॉजिस्टिक, ये आपको स्ट्रीमलाइन कार्गो हैंडलिंग संपन्न होगा यहाँ से। ट्रांसपोर्टेशन, लोअरिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा। सिक्योर स्टोरेज और हैंडलिंग होगा। इसका जो बेनिफिट है आपको इंटायर ईस्टर्न इंडिया को कवर करने में मदद मिलेगी। इट इज़ कनेक्टेड बाय रेल टू मेजर गेटवे पोर्ट जैसे कोलकाता। अब यहाँ से जो भी ट्रेनें जाएंगी, जैसे आपको कोलकाता भेजना है, बांग्लादेश भेजना है, तो आपको क्या करना है कि कोलकाता पोर्ट पे भेजिए, फिर वहाँ से आप जाइए हल्दिया पोर्ट पे भेजिए, विशाखापट्टनम, नवा सेवा, मेजर नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स पे यहाँ से जो है सामान को लॉजिस्टिक किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिम्बेक्स 2024 के बारे में। तो 31वां एडिशन जो है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज जिसको सिम्बेक्स बोला जाता है,
वो आपको ईस्टर्न नावल कमांड विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। सिम्बेक्स जो है एक्सरसाइज लॉयन किंग 1994 में इसको वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बायलैटरल मैरीटाइम के रूप में स्टार्ट किया गया था बिटवीन इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच में। 1994 से ये हो रहा है और ये विशाखापट्टनम में हुआ है 2024। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन प्लेज इनिशिएटिव के बारे में। कॉमन प्लेज इनिशिएटिव जो है वो महिलाओं से संबंधित है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, डिबेट किया जाएगा वुमेन पीस और सिक्योरिटी के बारे में। कॉमन प्लेज इट इज डिजाइन टू ब्रिंग टुगेदर मीडिएटर गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सरकारें, मीडिएटर और जो सिविल सोसाइटी हैं एक साथ आएँ और महिलाओं के संबंध में, उनके पीस के संबंध में, उनकी सुरक्षा के संबंध में जो भी इशूज हैं, जो भी ट्रेंडिंग मुद्दे हैं, उनके बारे में बात करें। फुल और इक्वल मीनिंगफुल इंगेजमेंट करें ऑफ वुमेन एंड पीस प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स अपॉइंटमेंट वुमेन एज अ लीड मीडिएटर इंक्लूडिंग देम इन मीडिएशन टीम। इट इज ए लैंडमार्क रेजोल्यूशन ऑन वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर हाइचिंथ के बारे में। तो ये जलकुंभी इसको बोला जाता है। तो हाल ही में असम के बोरचिलिया डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ की महिलाएं हैं उन्होंने एक टेक्निक डेवलप किया है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने का, स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत। तो जलकुंभी से ये क्या करती हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बना रही हैं ताकि इनको रोज़गार क्रिएट हो सके। वाटर हाइजीन जो है आपको नॉन नेटिव एक्वाटिक इन्वेजिव प्लांट है और ये आपको भारत में पाया जाता है। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट अगर बात की जाए तो ये आपको वाटर क्वालिटी को डिग्रेड करता है। ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन ये डिप्लीट करता है ऑक्सीजन को पानी से और हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ को, बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करता है, फ्रेश इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। अगर सकारात्मक इसके व्यवहार की बात की जाए तो ये आपको पानी वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। जो भी हैवी मेटल्स होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है। एनिमल फीड और कंपोस्ट को, बायो एनर्जी को प्रोसेस करता है ये। इट कैन हार्वेस्ट एंड प्रोसेस इनटू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाइक क्राफ्ट और फर्नीचर। तो इससे जो है आपको क्राफ्ट और फर्नीचर के रूप में चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं लेक एरी के बारे में। लेक एरी के बारे में तो हाल ही में एक रिसर्च पब्लिश हुआ था, उसमें कहा गया था कि टॉक्सिन बैक्टीरिया फ्रॉम बैक्टीरिया जो कि जिनको माइक्रोसिस्टिन कहा गया है, वो इस लेक के जल में जब मिल जा रहे हैं तो वहाँ के जो पीपल हैं और एनिमल्स हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। अगर एरी लेक की बात की जाए तो ये 4th लार्जेस्ट ऑफ द 5 ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मतलब 5 जो वहाँ लेक हैं उसमें से ये चौथा लेक है। सबसे पहला है सुपीरियर लेक, मिशिगन, हुरन और ओंटेरियो, और चौथा जो है आपको एरी लेक है। इट इज़ द वार्मेस्ट, मोस्ट सैलो एंड मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट लेक। तो ये बहुत डाइवर्स भी है, देख सकते हैं आप इसको। ये एरी लेक है, ये आपको 5 लेक है। लेक ये सुपीरियर झील हो गया, फिर ये आपको हुरन हो गया, ये आपको मिशिगन हो गया, ये ओंटेरियो हो गया और ये एरी लेक हो गया। ठीक है। नाइजीरियन फॉल्स यहाँ लोकेट होता है नाइजीरियन रिवर के निग्रा रिवर के बारे में, विच फ्लो फ्रॉम लेक एरी टू लेक ओरेंटो। इन दोनों के बीच में ये फ्लो करता है। इसके बाद आज के फैक्ट की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन
आधिकारिक तौर पर कोलंबिया में शुरू हो गया है। कॉप 16 कोलंबिया में शुरू हो गया है। अगला खबर है रविचंद्रन अश्विन आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में नाथन लायन को पीछे छोड़कर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की है। ग्लासगो को आधिकारिक तौर पर 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मेजबान शहर घोषित किया गया है। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2014 के बाद से दूसरी बार हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं भारतीय मूल की पॉम कौर को एचएसबीसी की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। एचएसबीसी पहली मुख्य महिला वित्तीय अधिकारी पॉम कौर को जेपी मॉर्गन चेस बैंक इंडिया ने प्रणव चावड़ा को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। लुआंग कुआंग को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। लुआंग कुआंग को हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास 2025 में किसे नामित किया गया है? मारिया शारापोवा और बॉब माइक ब्रायन को हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास 2025 में नामित किया गया है। मारिया शारापोवा को, बॉब को और माइक ब्रायन को। अभ्यास सिम्बेश भारत और किस देश के बीच? तो सिंगापुर के बीच, अभी हमने बात की। इसके बाद बात करते हैं भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो ये स्वीडन में है। नीना मल्होत्रा स्वीडन में। रिलायंस इंडस्ट्री ने देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एनवीडिया के साथ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मौजूदा ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो असम को दिया है इन्होंने। आज का पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने पीएम यशस्वी योजना को लागू किया है? तो प्रधानमंत्री यशस्वी योजना को लागू करने वाला मंत्रालय है आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य अनपिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कम पिछड़े वर्ग और विमुक्त जनजातियों के छात्रों को वित्तीय सहायता, शैक्षिक सहायता प्रदान करना है। इसने 2021-22 से शुरू होने वाले ईबीसी और डीएनटी के लिए डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसे पहले के कार्यक्रमों को मिलाकर दिया है। यह योजना कक्षा 9 से लेकर उच्चतर माध्यमिक अध्ययन तक छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इसका उद्देश्य जो है वित्तीय बाधाओं को दूर करके वंचित समूहों को सशक्त बनाना और यह सुनिश्चित करना कि वे अपनी शिक्षा को पूरा कर सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेकांग नदी में देखी गई विशालकाय सैल्मन कॉर्प की वर्तमान आयुसीएन स्थिति क्या है? तो ये आपको गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। मेकांग नदी में देखी गई सैल्मन कॉर्प, तो ये गंभीर रूप से क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। हाल के वर्षों में मेकांग नदी में तीन बार विलुप्त माने जाने वाली विशालकाय सेल्समैन कॉर्प को देखा गया है। यह एक मछली है जिसे मेकांग विशालकाय सेल्समैन कॉर्प के नाम से जाना जाता है। 4 फीट तक लंबी होती है और इसके नीचे जबड़े पर एक विशिष्ट घुंडी होती है। यह उत्तरी कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड में पाई जाती है और अत्यधिक मछली पकड़ने और आवास के नुकसान के कारण इनकी आबादी में 90% से अधिक की गिरावट देखी गई है। आईयूसीएन के अनुसार यह मछली गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे लंबी नदी है। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे लंबी नदी है। दक्षिणी वियतनाम में उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करते हुए बड़ी बड़ी मछली प्रजातियों का पोषण करती है। तो ये आपको दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे लंबी नदी मेकांग नदी है और ये सैल्मन कॉर्प को देखा गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में
किस संगठन ने विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 अक्टूबर जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2024 में विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जारी की है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि 2024 और 25 में वैश्विक वृद्धि दर 3.2% की स्थिर रहेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को आईएमएफ द्वारा हर दो साल में प्रकाशित किया जाता है, जो 190 सदस्य देशों के लिए वैश्विक जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति और अन्य पर अनुमान प्रदान करता है। भारत की जीडीपी वृद्धि 2024 में 7% रहने की उम्मीद है, जो महामारी के बाद मांग की कमी के कारण 25 में धीमी होकर 5% रह जाएगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के 2024 में 2.8 और 2025 में 2.2 की दर से बढ़ने का अनुमान है। चीन की वृद्धि दर 4.8 और 25 में 4.5 रहने का अनुमान है। तो भारत का अनुमान कितना है? इनका 5 हो जाएगा, 7 से 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है उर्मिला चौधरी, जिन्होंने हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 जीता है, किस देश के हैं? तो ये आपको नेपाल से हैं। उर्मिला चौधरी नेपाल से हैं। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 इन्होंने जीता है। नेपाल की उर्मिला चौधरी ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन द्वारा प्रस्तुत ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 को जीत लिया है। यह पुरस्कार नस्लीय समानता, न्याय और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने में उनके काम का सम्मान करता है। उर्मिला को 17 साल की उम्र में बाल दास्ता से बचाया गया था। उन्होंने ब्रीड कामगारी डेवलपमेंट फोरम की स्थापना की, जो पूर्व बंधुआ मजदूरों को सशक्त करता है। वह नेपाल में हाशिए पर खड़ी जातियों के लिए लड़ती हैं और अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून का अध्ययन करती हैं। लड़कियों को दास्ता में बेचने वाली अवैध कामलारी प्रथा को बड़े पैमाने का विरोध प्रदर्शन के बाद 2013 में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन न्याय और पुनर्वास के प्रयास अभी भी जारी हैं। इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना लीसा मिशन नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोगी परियोजना है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन इज ए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड स्पेस एजेंसी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। नासा ने लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन के लिए 6 दूरबीन के प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। लीसा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के बीच एक संयुक्त मिशन है, जिसे 2030 के दशक के मध्य में लॉन्च किया जाना है। इसका लक्ष्य 1.6 बिलियन मील की दूरी पर त्रिकोणीय संरचना में स्थित 3 अंतरिक्ष यान का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना है। यह अंतरिक्ष में पहला गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर होगा, जो ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड के विस्तार की खोज करेगा। अंतरिक्ष यान मुक्त तैरते क्यूब्स के बीच सूक्ष्म दूरी परिवर्तनों को मापने के लिए लेजर का उपयोग करेगा। स्पेस टाइम में तरंगों का पता लगाएगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।